दोस्तों, एक तरफ होते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जिनके पास हाईटेक डिग्रीज होती है, इतने साल का एक्सपीरियंस, रिसर्च रिपोर्ट्स और कई सारे एडवांटेजेस, और दूसरी तरफ हम एक साधारण से इन्वेस्टर। लेकिन आप ये जान के चौंक जाओगे कि हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स से ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमाने के। दोस्तों, यही चीज़ आज मैं आपके साथ इस बुक की समरी में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की थी तब मुझे जानना था कि इन्वेस्टमेंट्स पे सबसे अच्छा रिटर्न्स कहाँ मिलता है, और इसी तलाश में मैंने एक दिन ये बुक पढ़ी जिसमें मैंने कुछ चौंका देने वाले लेसन्स पढ़े। दोस्तों, आज इसी वीडियो में मैं इस बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है और ये सब अलग अलग स्पीड में ग्रो होते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स को एक जैसा ट्रीट करना बिल्कुल गलत होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको 6 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ताकि आप उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सको, उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सको। तो सबसे पहले आता है स्लो ग्रोवर्स। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही लार्ज, मैच्योर और स्टेबल कंपनीज होती है जो यूजुअली इकोनॉमी के साथ ग्रो होती है। पीटर लिंच को ये कैटेगरी की कंपनीज इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि उनको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलता था, क्योंकि ये कंपनी यूजुअली ज़्यादा डिविडेंड्स पे करती है, लेकिन इनका ग्रोथ रेट होता है 2% से 5%। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये कंपनी 5% से 10% पर ईयर ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, डाबर या विप्रो। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं स्टॉलवर्ट्स। ये कंपनीज भी बड़ी होती है लेकिन इसमें और ग्रो होने के पोटेंशियल होते हैं। पीटर लिंच के हिसाब से ये कंपनीज यूजुअली 10 से 12% के रेट से ग्रो करती है। क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इंडियन मार्केट के हिसाब से मैं कहूँगा 15 से 25% पर ईयर, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत यही स्टॉक से की थी क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम हैं। आप खुद सोचो, कंपनीज जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें क्या चांसेस आपके पैसे डूबेंगे। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी में आते हैं फास्ट ग्रोवर्स। पीटर लिंच को ये कैटेगरी की कंपनीज पसंद थी। इसमें वो कंपनी को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करते थे जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है ग्रो होने का, और फिर उसको वो होल्ड करके रखते थे। ये कंपनीज परसेंटेज में नहीं बल्कि बैगर्स में रिटर्न देती है, यानी 10 बैगर्स, 20 बैगर्स। मतलब कुछ सालों में आपका पैसा डबल या ट्रिपल नहीं, 10 गुना या 20 गुना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राकेश झुंझुनवाला ने 2003 में टाइटन कंपनी का स्टॉक खरीदा था 3 रुपीज़ पर शेयर में, और आज इसका प्राइस है 1200 रुपया। कैटेगरी नंबर 4 में आती है साइक्लिकल स्टॉक्स। ये वो कंपनी होती है जिसका रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस बिजनेस साइकिल के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। ये कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बेचती है जो लोग रिसेशन या बुरे टाइम में खरीदते नहीं है। सिंपल एग्जांपल ले लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जैसा इनका रेवेन्यू साइक्लिकल होता है उसी तरह इनका स्टॉक प्राइस भी साइक्लिकल होता है। दोस्तों, मैं ऐसी कंपनीज पूरी तरह अवॉइड करता हूँ और किसी भी न्यू इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करता हूँ ऐसे स्टॉक से दूर रहने के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि न्यू कमर्स हमेशा बुल मार्केट के टाइम पे आते हैं जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगा रहता है, और जब मार्केट क्रैश होता है और ये इसका स्टॉक 50-60% गिरता है तो लोग डर के मारे से बेच देते हैं। इसीलिए न्यू इन्वेस्टर्स को मैं ये स्टॉक सजेस्ट नहीं करता हूँ। 5th कैटेगरी में आते हैं टर्न अराउंड्स। दोस्तों, ये कंपनी ऐसी है जो फिलहाल बुरे टाइम से गुजर रही है, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस एकदम ज़्यादा नीचे गिर गया है। अगर ये कंपनीज को सपोर्ट मिलता है तो ये टर्न अराउंड बन सकती है, लेकिन अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये ख़त्म भी हो सकती है। जैसे फिलहाल वोडाफोन आइडिया स्ट्रगल कर रही है। और अगेन, मैं ये स्टॉक्स को किसी भी न्यू इन्वेस्टर्स को रेकमेंड नहीं करता हूँ। कैटेगरी नंबर 6 में आते हैं एसेट प्लेस। ये ऐसी कंपनीज है जिसके पास ज़्यादा एसेट्स है जो मार्केट रिकग्नाइज नहीं कर रहा। ये एसेट या तो कंपनी का एक्सेस कैश हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है, या कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़। बेंजामिन ग्राहम हमेशा ऐसी कंपनीज ही ढूंढते थे जिसको वो कहते थे बाइंग डॉलर्स फॉर 50 सेंट्स। दोस्तों, इसी तरह जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी कैटेगरी की कंपनी है, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। लेसन नंबर 2 और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, हाउ कैन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बीट एक्सपर्ट्स। दोस्तों, एक कॉमन मैन म्यूचुअल फंड या प्रोफेशनल को कैसे बीट कर सकता है, चलिए देखते हैं। रीज़न नंबर 1, टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे मैंडेट्स और रूल्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेजर को फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली लोगों का पैसा हैंडल कर रहे हैं
तो इसीलिए उन्हें रेगुलेटिंग बॉडीज़ और कंपनी की पॉलिसीज़ के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। रीज़न नंबर 2, फिर उसके ऊपर उनको अपने बॉस को समझाना पड़ता है, रिसर्च रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। और दोस्तों ये चीज़ याद रखिए कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच और ओपिनियन होती है। हो सकता है वो एनालिस्ट को एक्चुअली में कोई अच्छा स्टॉक मिला लेकिन उसके मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, दोस्तों मार्केट में 2 तरह की म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होते हैं न्यू फंड्स और एक होते हैं पुराने फंड्स। अब जो म्यूचुअल फंड्स रिसेंटली लॉन्च हुए होते हैं उनमें लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि लोग तो अक्सर पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। और जो पुराने म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो ये कि फंड मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोवर्स और सक्सेसफुल कंपनी ढूंढनी पड़ती है और कंटिन्यूसली ऐसी कंपनीज ढूंढना बहुत मुश्किल है। दोस्तों इसीलिए म्यूचुअल फंड का जब साइज़ बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो फंड मैनेजर्स वो टाइम पे स्लो ग्रोवर्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों का इतना सारा कैश है तो उन्हें कहीं ना कहीं तो उसे इन्वेस्ट करना ही है, राइट। और अगर फाइनली किसी मैनेजर ने कोई अच्छी कंपनी ढूंढ भी ली तो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ज़्यादा कंपनीज होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई फंड मैनेजर का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 2000 करोड़ का है, तो अगर वो म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना 5% भी इन्वेस्ट करता है जो 1000 करोड़ का होता है, तो उतने में बहुत सारी छोटी कंपनीज को वो पूरी खरीद सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का ये भी रूल होता है कि वो किसी कंपनी को पूरा नहीं खरीद सकता, उसमें सिर्फ 5% या 10% तक का ही ओनरशिप ले सकता है। मतलब वो उस कंपनी में तभी इन्वेस्ट कर सकता है जब वो फास्ट ग्रोवर से ग्रो होकर स्लो ग्रोवर बन जाए। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, क्योंकि आप उसे ऐसे टाइम पे नहीं खरीद पा रहे जब वो एक्चुअली में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों याद रखिए ये सब पॉइंट्स एक फंड मैनेजर खुद बोल रहा है, इसलिए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स स्लो ग्रोवर्स को ही पिक करते हैं क्योंकि वो कम रिस्की होते हैं। और वॉल स्ट्रीट में एक कहावत है, नोबडी एवर गॉट फायर्ड बाय बाइंग IBM, क्योंकि IBM सालों पुरानी और एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एक स्लो ग्रोवर कैटेगरी में आती है, तो उसमें इन्वेस्ट करना फंड मैनेजर्स के लिए फ़ायदेमंद डील होती है। क्योंकि अगर कोई फंड मैनेजर छोटी कंपनी ढूंढ के रिस्क लेता है और वो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो लोग उस मैनेजर को ब्लेम करेंगे। लेकिन अगर वो बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस या TCS डूब जाती है तो लोग कहेंगे अरे इतनी बड़ी कंपनी को क्या हो गया। तो इसीलिए एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको और मुझे इतने सारे लिमिटेशंस नहीं है, ना किसी को जवाब देना है ना कोई रूल्स। लेसन नंबर 3, 10 साइंस ऑफ 10 बेगर्स। क्योंकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इतनी सारी कंपनीज है और जब भी कोई एनालिस्ट या लोग किसी नई कंपनी का नाम सुनते तो हमेशा उसको नाम के बेसिस पे जज करते हैं। अगर कंपनी के नाम के आगे कोई फैंसी वर्ड होता है जैसे ग्रीन एनर्जी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लोगों को लगेगा अरे वाह ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। जैसे 20 साल पहले जब टेक्नोलॉजी एक हॉट सेक्टर था, तब कोई भी कंपनी के आगे .com होता था तो उसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग रेडी होते थे, बिना जाने कि वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है कि नहीं। कोई कंपनी जो बोरिंग बिजनेस करती हो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट या कोई वाइट ग्लू मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, फॉर एग्जांपल पीडिलाइट इंडस्ट्रीज़। कितने लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा? बहुत कम। लेकिन अगर मैं कहूँ फेविकॉल, फेविक्विक, तो इसका नाम सबने सुना होगा। ये एक बोरिंग बिजनेस है, लेकिन 10 साल पहले किसी ने इसको आइडेंटिफाई किया होता तो उसने इसको 50 रुपये पर शेयर पे खरीदा होता और आज इसका स्टॉक का प्राइस है 1500। अ क्लासिक 30 बैगर। इट डज समथिंग डिसएग्रीएबल, जैसे कोई इंडस्ट्री जिसमें कुछ लोग इन्वेस्ट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, अल्कोहल, गैम्बलिंग। दोस्तों स्पिन ऑफ मतलब कोई बड़ी कंपनी ने अपना एक छोटा डिवीजन अलग कर दिया हो। अब वो छोटा डिवीजन एक सेपरेट कंपनी है जिसका स्टॉक अलग से पब्लिकली ट्रेड हो रहा है। यूजुअली ऐसी कंपनीज में होता ये है कि कंपनी को स्टार्ट ही बहुत अच्छी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जब रिलायंस जियो को अलग कर देगा तो जियो एक स्पिन ऑफ होगा, क्योंकि उसको इतना अच्छा स्टार्ट मिला था रिलायंस की वजह से। इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट एंड एनालिस्ट डोंट फॉलो इट। दोस्तों जब कोई कंपनी को फंड मैनेजर्स फॉलो नहीं करते तो ज़्यादा चांसेस है कि वो कंपनी करेक्टली प्राइस्ड नहीं है, और अगर वो अंडर प्राइस्ड है तो आपको उसको खरीदने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब उसको इंस्टीट्यूशंस फॉलो करने लगेंगे तो उसका स्टॉक प्राइस बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। द इंडस्ट्री इज़न्ट ग्रोइंग। दोस्तों फिलहाल फार्मा और टेक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है
और इसीलिए इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो उस सेक्टर में ऑलरेडी सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। और अगर आप थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे तो आपको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में मल्टी बैगर मिल सकते हैं। मतलब कोई फोकस्ड कंपनी जो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचती है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ हो जो और कोई कंपनी नहीं बेचती। वॉरेन बफे यूजुअली ऐसी ही कंपनीज ढूंढते हैं। इट हैज़ अ रिकरिंग रेवेन्यू। कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचती है जहां कस्टमर्स को हर महीने पेमेंट करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू वन टाइम पेमेंट। इट्स अ यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन सस्ती होती जा रही है। 20 साल पहले कंप्यूटर और इंटरनेट का प्राइस बहुत ज़्यादा था और आज एकदम चीप है। तो कोई ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो तो उस कंपनी को कॉस्ट कटिंग में भी फ़ायदा होगा, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स भी यूज़ करने लगेंगे। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो वो है यूट्यूब। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनसाइडर्स आर बाइंग। दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है और वो अगर खुद उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे उनका कॉन्फिडेंस शो करता है, या कम से कम उससे हमें ये ज़रूर पता चलता है कि कंपनी आने वाले कुछ टाइम में बंद नहीं होगी। लेसन नंबर 4, स्टॉक्स टू अवॉइड। दोस्तों, जितना हम फोकस करते हैं अच्छे स्टॉक्स ढूंढने पर, हमें उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कोई फालतू स्टॉक्स नहीं उठा रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सर्वाइव कर गया वो ही हीरो है। इसीलिए पीटर लिंच के हिसाब से आपको ये 5 टाइप के स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए। स्टॉक्स फ्रॉम हॉट इंडस्ट्री। हॉट इंडस्ट्री हमेशा न्यूज़ में होती है, सबको उसी में इन्वेस्ट करना होता है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कंपटीशन भी उतने जल्दी आते हैं और कंपटीशन प्रॉफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जब भी आपको कोई ब्रोकर या फ्रेंड बोलता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो नेक्स्ट अमेज़ॉन या नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट या नेक्स्ट गूगल है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। व्हेन द कंपनी इज़ डाइवर्सिफाइंग। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बेचती है और वो अचानक से कोई टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको खरीद रही है, तो चांसेस है कि वो अपना फोकस खो रही है। जो पैसा उस कंपनी को आपको देना चाहिए डिविडेंड्स के थ्रू, ताकि आप डिसाइड कर सको उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो कंपनी खुद इन्वेस्ट कर रही है। विस्पर स्टॉक्स। ये गलती ज़्यादातर बहुत लोग करते हैं। जब उनको उनका कोई फ्रेंड एडवाइस देता है या उनको कहीं से टिप मिलती है कोई स्टॉक खरीदने की, तो उसको खरीद लेते हैं। एक्साइटिंग नेम। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ कंपनी का नाम देखकर स्टॉक्स खरीदते हैं। इसीलिए जिसके नाम बड़े होते हैं उसके पीछे ऑलरेडी पूरी दुनिया भाग रही है। लेसन नंबर 5, थिंग्स टू डू बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आपको सबसे पहले और सबसे सिंपल सवाल करना है अपने आप को, क्या मुझे इन पैसों की ज़रूरत है आने वाले 2 या 3 सालों में? अगर इसका आंसर येस है तो आपको वो पैसा बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे वो किसी को नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी 10 साल के ऊपर मार्केट हमेशा ग्रो करते हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। इस सीरीज की शुरुआत हमने स्पेशली बिगिनर्स के लिए की है जिनको स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना करें।